तुम्हें सुनाई देता है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस ऐसे बोल सबको? मेरे स्पीकर का आता है, खुद का पर्सनल आता है? ठीक है, ओके। मैं बताऊं, मैं आज सबको परमिशन दे रहा हूँ अनम्यूट करने की। आज मुझे क्लास थोड़ी अच्छी दिख रही है, वीडियोस ऑन है, बट प्लीज एकदम वो ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ मैं। आपको म्यूट ही रखना है। कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। पीछे से पता लगा बर्तन बज रहे, कुछ और आवाजें आ रही है, तो वो क्या डिस्ट्रैक्टिंग होती है। सो यस, और राशि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कौन सा ब्रांच हमने पढ़ा था? बेसिक कुछ आइडिया है, याद आए? Which branch of physics we have studied till now? कुछ अरे चैप्टर 1 का नाम ही वो है, तो वहां से आइडिया लग सकता है अगर नाम याद आ जाए। राशि सोच रही आप पकड़ लिया। ओके ठीक है, यशांश। हेलो ये हेडफोन वाले कभी अच्छे से सुनाई नहीं देते। बोलिए हेलो बोलिए। यस यस सर, फर्स्ट मैकेनिक्स की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सार्कास्टिकली बोल रहे हो सर। समझ आ रहा है मेरा टोन? वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे हम। इलेट आस सर। लोगों को 11th का कुछ याद नहीं रहता तो ब्रांच बता रहा है। जय, क्या लगता है क्या पढ़ा था? सर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। Which branch? वो तो उसके अंदर आ गए थे। कृष्णा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कृष्णा का बिना हेडफोन की प्रॉब्लम आता है, तो हेडफोन लगा के देख, शायद शायद चल जाए। नो, नॉट ऑडिबल स्टिल। प्रीति? गुड जय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज योर बुक 1। एक्चुअली आपने अभी तक पूरा पढ़ा ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पूरा बुक 1 ही होने वाला है आपका भी। तो उसका एक पार्ट पढ़ा था जिसमें चार्जेस चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्जेस रेस्ट पे हुआ करते थे। और जब वो रेस्ट पे होते थे तो हम उनकी मोटे मोटे तौर पर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। एक, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने का प्रॉपर्टी होता है दूसरे चार्ज पे। सेकंड, ये देखो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। आर्य म्यूट ही रख, तुम म्यूट ही रख। वाह 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 वाह, आ रहा है तेरे पीछे। आर्य शॉप में, सर ने आज परमिशन दे दी। आर्य मैंने परमिशन दी है क्योंकि आज मुझे क्लास अच्छी दिख रही, सब की शक्लें दिख रही है, तो इसलिए परमिशन दी है, पर अब पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्जेस की रेस्ट पे स्टडी की और मोटे मोटे तौर पे 3 चीजें चैप्टर 1 और 2 में पढ़ी है। चैप्टर नंबर 1 में और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, और चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, है ना? इतना पढ़ के आए थे। अरे भाई साहब, बतांश म्यूट रखना तो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है। अब हमारा चार्ज थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देगा, अब वो रेस्ट पे नहीं रहेगा। और सबसे बेसिक चीज जो आपको लोअर स्टैंडर्ड में समझाई गई है वो यही है कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उन्हीं के फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। 10th स्टैंडर्ड में ही बताया गया था। तो अब हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, तो चार्जेस को मूव करना जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 3 में तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे और उसके इफेक्ट्स देखेंगे, मतलब सॉरी इफेक्ट्स नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की ही बात करेंगे और डिवाइसेस की बात करेंगे। बट अब जब करंट बनता है तो करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। 10th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में आपको ये चीज बताई गई थी। हेंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड करके अगर नाम सुना हो, एक बंदा था अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, करंट वायर में से फ्लो हुआ तो उसकी मैग्नेटिक निडल हिल गई,
तो उसको वहां से पता लगा था कि भाई कि ऐसा कुछ होता है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, वो चैप्टर 4 से आया। तो अभी हाल इस चैप्टर में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। अब जब बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो सबसे पहले तो 10th स्टैंडर्ड का करंट रिवाइज करना जरूरी है। कि 10th स्टैंडर्ड में जो करंट था वो कैसा दिखता था, क्या होता था, स्केलर था, वेक्टर था, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका मैथमेटिकल सिंबल क्या था, और भी उसकी डेफिनेशन क्या थी, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। तो चलो मैं पेज पे लिखता जाता हूँ, तुम ही मुझे बताते जाओ करंट के बारे में, मैं अपना एक छोटू सा माइंड में बना दूंगा उस पर। तो सबसे पहले सेंटर पे मैंने अगर करंट लिख दिया, तो हम क्या जानते हैं करंट के बारे में, एक एक करके हैंड रेस कर दो कि सर ये करंट के बारे में मेरा ज्ञान है, ये कोई बोलेगा कोई किसी और का ज्ञान है। ठीक है, क्या अनम्यूट करके बोल सकता है, इतनी मेहनत टाइप में क्यों कर रहा है, टाइप करने में। Yes, sir. Sir, current is time rate of flow of charge. यस, वेरी गुड। तो एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस करके हमें कुछ चीज बताई गई थी, यही हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। अच्छा, करंट को डिनोट किससे किया जाता है अनुष्का? I. आई, सिंपल, कैपिटल आई, स्मॉल आई, इसमें कोई भेदभाव रखा ही नहीं गया, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कई कई जगह पे कि स्मॉल लेटर किसी और के लिए यूज किया जाता था, कैपिटल किसी पर, यहाँ पे तो कहीं पर भी स्मॉल आई भी मिलेगा, कैपिटल आई भी, बात करंट की ही रहने वाली है। फिर हमको इसका एक फॉर्मूला भी बताया गया करंट का, कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट निकालना हो तो डेफिनेशन से वो फॉर्मूला क्या बनता था, आई इज इक्वल्स टू विधि, Q by T. वेरी गुड, क्यू बाय टी। चार्ज में भी भेदभाव नहीं रखा गया, स्मॉल क्यू लिखो कैपिटल क्यू लिखो, चला लेते लोग। फिर आपको 11th स्टैंडर्ड में अगर याद हो तो चैप्टर 2 में बताया जाता था, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव इन एसआई सिस्टम, एंड उनको छोड़ के ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड वन। तो क्या करंट उसमें आता था? एक होता था लेंथ, एक होता था मास, एक होता था टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर आपको सिखाया गया था कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट, वेरी गुड दिया यश। प्रांजलि, क्या होता है एसआई यूनिट? Ampere. एम्पियर। आंद्रे एम्पियर ऐसा करके कोई मानुस था, उसके ऊपर रख दिया गया, इसका ये बन जाता है एसआई यूनिट। एम्पियर के लिए कैपिटल ए यूज किया जाएगा। अभी स्मॉल ए मत लिख के आ जाना कि सब जगह तो स्मॉल चला रहे हो, इधर भी चला लो ना, नहीं नहीं, वहां नहीं चल से, वहां कैपिटल ए ही आएगा। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं, तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में एवरेज करंट निकालने को बोला जाए, तो आप आई एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। 11th के कंसेप्ट से ही बता रहा हूं मैं। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालने को बोला जाए, तो आई इंस्टेंटेनियस में हम चार्ज का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, ये हो जाएगा एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला। और कुछ दिमाग में आ रहा है करंट को लेकर तो बता दो भाई, अभी मौका है तुम्हारे पास। नोट साथ में रखोगे तो बहुत सारी चीजें बता पाओगे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ सोच के बताऊं, मैं बोल रहा हूँ देख के भी बता सकते हो। ऑलराइट दिया, नो दिया, नो नो, ऐसा कुछ और नहीं बचा है। यू आर अलाउड टू अनम्यूट दिया। आदित्य, इतवी, ठीक है, आप लोगों ने एक चीज और सबने बता दी, सभी एक ही चीज बता रहे, सर स्केलर क्वांटिटी लिखो ना। ठीक है, लिख देता हूँ, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पर ये भी एक आर्ग्यूमेंट का मुद्दा है।
स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब करंट का कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन हम नहीं बोलते। क्या होता है करंट का डायरेक्शन? मुझे तो बताया गया है, होता है कुछ, पता है क्या डायरेक्शन? चलो उसी की बात करते हैं। उल्टा एक नहीं, दो दो डायरेक्शन की बात बताई गई है लोअर स्टैंडर्ड में। एक होता था कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट, और एक होता था इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब वो परंपरा, वो चली आ रही है कि शुरू से एक माना गया करंट को। आप किसी भी सर्किट में देखोगे तो आपको ये सिखाया गया। व्हाट इज, आप ही बताओ ना, मैं क्यों बता रहा था, क्या होता है फर्स्ट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके बोल दो, बोल सकते हो, मतलब मैंने बोल दिया, तुम हैंड रेस Flow करके। of positive charges फ्लो ऑफ विधि, towards the flow of positive charge. ऐसा बता दिया जाता था और बोला जाता था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, ऐसा बताते थे। यस, तो ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन हो जाता था, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट बाद में जाके जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, थोड़ा और ज्ञान बढ़ा, इधर उधर जानकारी इकट्ठा की, तो कुछ और ही पता लगा। करंट क्या था? पढ़ते का It is the flow of charges. कौन सा चार्ज? जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में दौड़ता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन जो होता है वो इससे उल्टा होता है, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट प्रॉब्लम क्या है? परंपरा है, चली आ रही है, तो वो डायरेक्शन सर्किट में तो अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ही बताया जाता है। बट अब आप ज्ञान आपको मिल चुका है, तो याद रखना, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ते हैं। ऐसा क्यों, वो भी थोड़ी देर में बता दूंगा, अगर थोड़ा 1% भी डाउट है दिमाग में तो वो भी बताऊंगा अभी। पर अभी मैंने बोला कि अगर करंट का डायरेक्शन है तो फिर क्यों तुम मुझे जबरदस्ती सबने मैसेज करवा करवा के स्केलर लिखवा दी? क्यों भाई? अरे किसी ने आंसर भी भेजा। ओ विधि, यस वेरी गुड। क्यों भाई? डायरेक्शन तो दिख रहा है, डायरेक्शन होने के बावजूद क्यों स्केलर में रख दिया गया है? यस विधि। So because it does not follow the laws of factor addition. Yes, it does not follow the law of factor addition. देखो समझो कैसे। मान लो कि इधर से करंट आया 1 एम्पियर का, इधर से करंट आया 2 एम्पियर का। तो अगर मैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालूं तो पहले मुझे इस 1 एम्पियर 2 एम्पियर का करंट एंगल देखना पड़े। यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, नहीं सी नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा कुछ करके निकालना पड़ता था। ऐसा ही होता था ना? बट ऐसा होता नहीं है इधर। इधर 1 आया, 2 आया, इधर चला जाएगा 3, सिंपल। जितना आया था उतना सम होके इधर चला जाएगा। तो इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट्स व्हाई हमको उसको स्केलर में रखना पड़ता है। एक्चुअली इसके लिए टर्म स्केलर भी नहीं होता है, स्केलर और वेक्टर का बीच का एक नया नाम बना रखा है। ऐसी क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन होता है बट स्टिल उनको स्केलर की तरह देखा जाता है। क्या नाम, किसी को पता है? आज एक नई चीज सीख लोगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज डायरेक्शन बट उसको कंसिडर स्केलर ही किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी करंट बताया, तो इनके लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है फिजिक्स में, नॉट स्केलर नॉट वेक्टर। हम तो हमारे सिलेबस में स्केलर बोल देते हैं, पर कुछ और होता है। आइडिया किसी को कुछ नहीं?
होमवर्क दूं, ढूंढ लेना, क्यों बताओ पहले तो पता ही नहीं है तो क्यों बताओ, तो बस करो थोड़ी मेहनत, जिस जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगा। टी से नाम स्टार्ट होता है क्वांटिटी का, ढूंढ लेना। टी 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 फॉर टी, समझ जाना, ठीक है, तमिलनाडु वाला। ऑलराइट, चलिए, किसी ने मुझे आंसर भी तो सही है आपका आंसर, वेरी गुड, नाम नहीं बताते नहीं तो पूछ लोगे, ठीक है। आगे, सो ये सब बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। किसी को कोई डाउट इनमें, जो बकबक मैंने इधर लिखी कुछ भी? नो। अब चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि अभी तक आपको ये बताया गया है कि कंडक्टर, वेरी गुड प्रिंस, बता ही देता यार, टेंसर क्वांटिटी, मुझे फिर मैसेज कर करके सर ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है, TENSOR। ऐसी क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन है पर उनको फिर भी स्केलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वो होती है टेंसर क्वांटिटी। क्या एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे तुम कि ऐसा कोई एग्जाम्पल तुमने इससे पहले भी पढ़ रखा है? सबने पढ़ा है, सिर्फ बताना। करंट इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन बट इट इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इज देयर एनी अदर एग्जाम्पल जिसका लेवल स्टैंडर्ड से याद आना चाहिए आपको, जिसका डायरेक्शन होता था बट स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता था, चैप्टर 10 में आता था? यस विधि। स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस मैं ठीक है बोल सकते, बट स्ट्रेस को मैं नहीं कंसिडर करूंगा, मैं किसी और चीज को कंसिडर करूंगा, स्ट्रेस को नहीं लूंगा। नो नो, चैप्टर 10, ये तो तुमने 9 का बताया, होता है ले सकते हो, पर उससे अच्छा एग्जांपल भी एक नो। अरे चैप्टर 10 में प्रेशर नहीं पढ़ा था क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पानी आप एक कंटेनर में डालते हो, वो पानी वॉल्स पर फोर्स लगा रहा होता है, वो फोर्स का डायरेक्शन होता था परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जिसको थ्रस्ट बोला जाता था। बट फिर भी प्रेशर को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? स्केलर, बिकॉज इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, सब जगह लग रहा है, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से प्रेशर को स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता था। और 1 नंबर का क्वेश्चन था ये आपके 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड के 10th चैप्टर, सॉरी। चलो वो थोड़ा पीछे चले गए, जाने ही जाना था। अब इधर आ जाते मेन जगह पर। फ्री चार्ज कैरियर्स पे आऊं अगर मैं, फ्री चार्ज कैरियर्स क्या समझते हो अभी आपकी लैंग्वेज में? ये स्पेलिंग संभाल लेना। फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? अनम्यूट करके बता सकते हो क्या होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, कौन होते हैं, किन्हें हम फ्री चार्ज कैरियर्स बोलते हैं? सोचो। अरे गलत तो गलत, सही तो सही, अनम्यूट करके बोल दो। माही, गुड गुड, ये सही आंसर। ये चैट मैं आज बोल रहा हूँ, बोलो तुम अनम्यूट करके, फिर भी अरे बेइज्जती नहीं होती है फिर भी सबको मेरे को चैट में लाइन लगा दी सबने, चैट में आंसर्स की, बट किसी को अनम्यूट करके नहीं बोलने का। अरे मैं चांस दे रहा हूँ, बोलना जरूरी है। ये तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है इसलिए अनम्यूट है, मैं क्लास में नहीं अनम्यूट रहने दूंगा। हाँ तो मैं बुलवाऊंगा ही, मौका मिला हमें ऑफलाइन का दूं। ये तो क्या हमारी मजबूरी है कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, ऑफलाइन क्लास में मैं पूरा पढ़ाओ पढ़ाओ नहीं करता, तब तो मैं बहुत बातें करता हूँ। अभी तक आपको फ्री चार्ज कैरियर्स का कंसेप्ट क्या पता है? मुझे बहुत सारे आंसर आए सर, फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, यही होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कंडक्टर का फ्री चार्ज कैरियर है। कंडक्टर क्या होते थे जिसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते, क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, वो चार्जेस। बट अलग अलग जगह के फ्री चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर के फ्री चार्ज कैरियर है। बट जब आप केमिस्ट्री में सेल्स पढ़ोगे तो सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस वो सब पढ़ते हो, वहां पर क्या आता है? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस,
वो फ्री चार्ज कैरियर बन जाते। इस चैप्टर के 4th सेशन में भी पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सेल वो सेल, बहुत सारे आते हैं। तो वहां पर जब सेल की बात होती है तो वहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। ये आप 3.4 और केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और जब आप चैप्टर 14 पे जाओगे विच इज सेमीकंडक्टर, तो वहां पर एक नया टाइप का फ्री चार्ज कैरियर पढ़ोगे जिसको होल्स बोलते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे और एक होल्स करके एक नई क्वांटिटी का जन्म होने वाला है 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर में। वो वहां के फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। किसी भी मटेरियल में फ्री चार्ज कैरियर का काम एक ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना। जितने ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो मटेरियल कंडक्ट करवाएगा। बट मटेरियल टू मटेरियल नाम चेंज हो जाता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आयंस बन जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और सेमीकंडक्टर में होल्स हो जाते हैं। ऑलराइट, अब आपको ये मैंने आपका पेज नंबर 1 कवर अप किया है नोट्स का। अब मैं पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं कि थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए। बड़ा मतलब अभी यार थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ बहुत हाई फाई नहीं आएगा। जितनी प्रॉब्लम है जिंदगी में आनी है इस चैप्टर में वो सब 3rd सेशन 4th सेशन से आएगी। उससे पहले तो डेरिवेशन बेसिक थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। थर्मल का मतलब 11th स्टैंडर्ड में आपको बताया गया था, हीट, मतलब थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक सिंपल कंडक्टर की मैं बात करूं, ये मेरा एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होंगे। यही बचपन से सिखाया गया है। एक कंडक्टर का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होना। पता है कितने होते हैं? नोट्स में से देख के बताओगे कितने होते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हो, थोड़ा क्लास लाइव रखो तो अच्छा है। मैं अनम्यूट का चांस तो इसलिए हमेशा नहीं देता हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस हो सकता है। पता नहीं कोई सामने से गाली मार दे, कब पता लगे। 10 raised to the power 28। बट ये वाली जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है। तो मैं एक बेसिक ले तो 10 raised to the power 27 से लेकर 10 raised to the power 29। पर ये पूरे कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, पर मीटर क्यूब की बात हो रही है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में इतना फ्री चार्ज कैरियर होता है कंडक्टर में, एक यूनिट वॉल्यूम में। पर मीटर क्यूब लिखा होगा जहां पर से भी देख के आंसर बता रहे हो मुझे। तो इतने सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते, क्या ये चुपचाप बैठे होते आपकी तरह भी क्लास में? नहीं, ये इतने शरीफ नहीं होते, इतने चुप इन्हें नहीं पसंद रहना। ये रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं? हीट ले लेते हैं रूम से, और हीट लेके बावले हो जाते। बावले होते तो घूमते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे। इस टाइप के मोशन को केमिस्ट्री में क्या नाम दिया जाता है? क्या है ये? एक डेफिनेट मोशन है, वेल डिफाइंड मोशन है? नो। तो कैसा मोशन हुआ? रैंडम मोशन। रैंडम। हाँ, थैंक यू, बोले तो सही। थैंक यू, मतलब मैंने सुन रहा, मैंने अभी भी ये चैट में आंसर देंगे, रैंडम मोशन। तो जितने भी फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स और सब रैंडम मूव कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ मोशन तो करंट होता है। तो जब किसी कंडक्टर को टच करते तो झटका लगता है। अभी रूम में आपके आजू बाजू बहुत कंडक्टर रखे हुए, क्या टच करोगे तो झटका लग जाएगा? नो। तो साला मूव कर रहा है फिर भी झटका नहीं लग रहा है, करंट ही नहीं आ रहा है। क्यों? भाई काय को भाई ऐसा? आपके इसी में आंसर छुपा हुआ है। अरे रैंडम मोशन है तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है ना, एवरेज पूरे कंडक्टर का वो 0 होता है। अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा।
एक आगे जा रहा था, एक पीछे जा रहा होगा, एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा होगा। बेसिकली अगर हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालू, थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एवरेज हमेशा 0 ही मिलेगा मुझे। तो जरूर हर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी है जो उसने रूम टेम्परेचर से ले ली होती, बट जब आप एक पूरे कंडक्टर का एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालोगे तो वो 0 निकल के आता है। इसकी वजह से कोई करंट नहीं बन रहा होता है कंडक्टर में, वो सब बावलों की तरह घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बचपन से सिखाया गया है कि एफर्ट मारो तो एक डायरेक्शन में मारो तो रिजल्ट निकल के आएगा, रैंडम एफर्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिलते। ये यहां पर भी है कि कोई हाथ पैर ऐसे मारो, कभी कुछ उठा रहे हो पढ़ने के लिए, कभी कुछ उठा रहे हो, कभी कुछ उठा रहे हो, ऐसे रैंडम एफर्ट कभी काम नहीं आएगा। इधर भी रैंडम है, सब मूव कर रहे हैं, बट इनको लीड करने वाला कोई लीडर ही नहीं। तो जिसकी इच्छा है वो वहां जा रहा है, किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे जाना है, किसी को ऊपर जाना है। बेसिकली ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? 0/सन्नाटा, ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है, तो ये आपका पार्ट आपको पॉइंट नंबर 5 में समझाया गया है कि रूम टेम्परेचर में एक कंडक्टर के अंदर इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये सब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन उनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी इनिशियली क्या निकल के आ जाता है? 0। बट जिंदगी में कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो करंट बन सकता है, फ्यूचर बन सकता है। तो यहां पर भी उसी रास्ता दिखाने वाले की जरूरत थी कि मतलब इतने नंबर तो है इलेक्ट्रॉन के। कितना इलेक्ट्रॉन है? सोचो 10 की पावर 27, बहुत है। इतने सारे नंबर ऑफ फ्री चार्ज के सिर्फ यूनिट वॉल्यूम में है, पर इनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो बेसिकली उसकी वजह से उनका मोशन रैंडम हो जाता है, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और उनका जब एवरेज आउट आर्या किया जाता है वेलोसिटी का तो वो 0 निकल के आता है। एक की वेलोसिटी 5 अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा और एक की वेलोसिटी 5 राइट डायरेक्शन में, तो एवरेज क्या निकल के आया? 5 - 5 0। तो तेरा कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो पूछ, बाकी तो इसमें कुछ खास और बचा नहीं बताने को मेरे पास। क्लियर है? अब बात आती है कि अगर मैं अपने कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, मतलब बैटरी की हेल्प से एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, दूसरे साइड को नेगेटिव से, तो वो लीडर मिल गया उनको एक रास्ते पे ले जाने वाला, सबको एक डायरेक्शन में। वो हमारे जो नोट्स होते हैं उस पे गांधी जी की वो इमेज नहीं होती, पीछे सब चल रहे साथ में, पहाड़ चल रहे, उस तरीके से। उसको समझते क्या है, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the presence of पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स को मैंने मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक साइड को नेगेटिव से। तो ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई? पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या इन पर एक फोर्स लगेगा QE? याद है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता था। तो यहाँ पे Q की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। E इसको माइनस साइन दे देता हूं। तो वो सब अगर मैंने लिखवाया भी था आपको नोट्स में कि इफ योर चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने ये 2 पॉइंट करके लिखवाए थे आपको। तो क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब जो चीज पहले रैंडम हो रही थी
कोई भी बावलों की तरह कोई भी दौड़ रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इन सभी को राह मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पर करंट बन सकता है। तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट हुआ, इन पे फोर्स लगा, तो इनके पास कुछ एक्सेलरेशन आया होगा। तो एफ को मैं न्यूटन सेकंड लॉ से ma लिख सकता हूं ना, मास इन टाइम्स एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो यहां से इन इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना निकला, -e/m। ये पता लगा। मैंने बोला फोर्स QE के बराबर होता है, चार्ज कौन सा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, तो मैंने -e लिख दिया और फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ से ma से रिप्लेस करके a को सब्जेक्ट बना दिया। तो ये इन इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकल के आया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? समझ आया क्या? ओके। कभी कभी कुंभ के मेले में गए हो? कोई गया है? सुना है कुंभ का मेला भी कुछ होता है? अभी तो सुना होगा यार, गवर्नमेंट को बहुत गालियां पड़ी है उस पे। तो दिन भर न्यूज पे चल रहा था। ऐसा होता है, सिंहस्थ तो बोला जाता है। तो इंडिया में 4 सिटीज में ही होता है मोस्टली। एक उज्जैन है जहाँ पे मैंने मेरा बचपन निकाला है, सेकंड ये अपना हरिद्वार के बाजू में है, इलाहाबाद में आ जाता है। तो मतलब बेसिकली कुंभ का मेले पे तुमको एग्जाम्पल भी दिया जाता है, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, ऐसा ऐसा। मतलब वहां का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, भीड़ बहुत होती है, इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ होती है। क्या इस कंडक्टर की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है? एक कंडक्टर के पर मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने का ट्राई करते हैं ना, तो ये ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाते, जाते से किसी पॉजिटिव आयन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे, टका। जैसे ही टकराएंगे तो जितनी भी वेलोसिटी गेन की थी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पूरी की पूरी लूज कर देंगे और वापस से फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही जो बक कर रहा हूं मैं? कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, शुरू में कहीं भी जा सकता था, पर जैसे ही मैंने इस डायरेक्शन में फील्ड लगाई तो इसको मिल गया डायरेक्शन कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। उस पर फील्ड ने कितना एक्सेलरेशन लगाया, इतना, जिसकी वजह से ये मूव करने लगा 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 और जैसे ही करने लगा आगे एक इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा था जिसकी स्पीड पहले वाले से कम थी, ये जाके सटाक टकराया, कोलिजन हुआ, तो अपनी पूरी की पूरी गेन की हुई वेलोसिटी को उसने लूज कर दिया, वहीं पर खत्म कर दी। फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर टकरा जाएगा, फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर टकरा जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन से अंदर। तो यहां से 2 मेजर कंसेप्ट निकल के आते हैं, डेफिनेशन निकल के आती है। एक होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मतलब अभी तक जो मैंने बताया, अगर कोई पूछे सर एग्जाम में क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा पहली डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और दूसरी डेफिनेशन यहां से जो निकल के आती है वो है रिलैक्सेशन टाइम की। अब इनको ध्यान से समझना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। इस Am I audible? ओके। इस क्लास में 32 पार्टिसिपेंट्स है अभी। मुझे 1 मिनट दो, जस्ट अ मिनट। इस क्लासरूम में अभी 32 पार्टिसिपेंट्स। तो मान लेते हैं ये 32 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, हम सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्लास एक कंडक्टर है। जो हमारी क्लास चल रही है ये पूरा का पूरा मटेरियल एक कंडक्टर। तो मान लेता हूं कि जैसे जय ने अब एक इलेक्ट्रॉन की तरह
जब इस क्लास में कोई भी फील्ड नहीं थी तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकता था, ये बॉक्स सब रैंडम डायरेक्शन में मेरे लिए मूव कर रहे थे। पर जब फील्ड अप्लाई की तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दी। तो जय ने भी किया होगा, अंजलि ने भी किया होगा, वही यश ने भी किया होगा, आर्य ने भी किया होगा, सबने किया होगा। अब जैसे ही जय मूव करना स्टार्ट करता है वो किसी पर्टिकुलर लेट्स से यश से जाके टकरा जाता है। तो टकराने से पहले, कोलिजन से पहले जय ने कुछ वेलोसिटी गेन की होगी। मान लो उसकी वो वेलोसिटी थी v1। वो वेलोसिटी किसकी वजह से आई? अप्लाइड फील्ड की वजह से, क्योंकि उसने मूवमेंट पे उसको फोर्स किया था मूव करने के लिए। क्या ये चीज समझ में आई? अब यहां पर माही भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी एज अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और वो प्रांजलि से जाके टकरा जाती है। तो माही की भी कुछ वेलोसिटी होगी कोलिजन से पहले। मान लेता हूं माही सेकेंड इलेक्ट्रॉन थी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2। तो क्या आप सभी की अपने अपने कोलिजन से पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी? v1, v2, v3, v4, v5, v32। अगर इन सभी वेलोसिटीज का मैं एवरेज निकालूं तो मुझे फाइनली एक वेलोसिटी मिलेगी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की। एक एवरेज वेलोसिटी जो मैं बोल सकता हूं सबकी रहेगी, किसी की कम थी किसी की ज्यादा थी, सबकी मिला के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मुझे एक नंबर मिल गया। मैं बोलूंगा इस क्लास की एवरेज वेलोसिटी वही थी दो कोलिजन के बीच में। उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। आई अगेन रिपीट, एक कंडक्टर, एक मटेरियल के अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन थे तो उन सभी के कोलिजन से पहले उन्होंने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, v1, v2, v3। अगर ऐसी सभी वेलोसिटीज का एवरेज निकाला जाए तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electrons of the conductor in the opposite direction of external field. What is drift velocity? It is the average velocity gained by the free electrons of the conductor in the opposite direction of externally applied electric field. क्या ये सबको समझ में आया? तो एक बार लास्ट और एग्जांपल देता हूं वैल्यू के साथ। मान लो जय की वेलोसिटी थी 2, कोलाइड होने के पहले, कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी जो उसने अचीव की वो 2 थी, पर वर्तिका की 5 थी, यशांश की 4 थी, मेरी 3 थी, एचबी जानवी की 5 थी। मतलब सबकी मैं वेलोसिटी निकाल के अगर ऐड करके डिवाइडेड बाय 32 कर दूं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हुए होंगे, तो उससे मुझे एक एवरेज वेलोसिटी मिलेगी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आई क्या? What is drift velocity? It is the average velocity gained by the free electrons of the conductor in the opposite direction of externally applied electric field. Drift velocity को v सबस्क्रिप्ट d से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आई? अच्छा, जय को यश से टकराने में कुछ टाइम लगा होगा? ऐसा तो था नहीं कि एकदम से फटाक हो गया। थोड़ा सा वेलोसिटी का कंपोनेंट उसने गेन किया और लेट से 1 सेकेंड बाद जाके वो टकरा गया। तो कोलिजन का टाइम क्या था? 1 सेकेंड फॉर जय। बट श्रेया का कोलिजन का टाइम कुछ और रहा होगा। हो सकता है वो 2 सेकेंड बाद जाके कोलाइड की होगी ध्रुवी से, तो उसका कोलिजन का टाइम क्या हो गया? T2। दृष्टि का दिया के साथ कोलिजन जो हुआ वो कुछ अलग था, T3। बेसिकली
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सबके अपने अपने कुछ टाइम रहेंगे, वो टाइम को अगर मैं ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कर दूं, तो यहां से जो एवरेज टाइम मिलेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. दिस इज नॉट टॉर्क वाला टाउ, ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम के लिए यूज किया जाता है चैप्टर नंबर 3 में. नो आर्या, हमेशा याद रखना कि स्मॉल एन जो होता है वो नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. नंबर डेंसिटी क्या थी? वो 10⁻27 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. दैट इज नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. लिख के रख लो, नंबर डेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये होता है फॉर्मूला. तो कैपिटल एन हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल एन हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को नंबर डेंसिटी बोलते हैं. तो ये सब लिख के रखिए अपने नोट्स में. नंबर डेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड फॉर कंडक्टर इट्स वैल्यू इज 10⁻7 to 10⁻29, इस बीच में रहती है पर मीटर क्यूब. क्या यहां तक चीज समझ में आई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, क्या तब हर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी थी? यस और नो? थी. कौन सी? थर्मल. बट जब सबका एवरेज निकाला गया तो रिजल्ट कितना मिला? 0. बट जब मैंने फील्ड लगाई तो सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गया मूव करने के लिए, और वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा होगा? अपोजिट. इस वजह से सबने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की होगी, और वही वेलोसिटीज का एवरेज निकाला जाए तो उसी एवरेज वेलोसिटी को फिजिक्स में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दृष्टि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नंबर डेंसिटी. अच्छा, एक चीज बताओ, इतना सबको क्लियर है तो मैं आगे का एक कंसेप्ट और बताता हूं रिलैक्सेशन टाइम से जुड़ा हुआ. कोई डाउट है तो पूछ लो. मैं ज्यादा लास्ट क्लास के हिसाब से ज्यादा हेक्टिक कर नहीं रहा हूं. टाइप अभी यार जो पढ़ा रहा हूं वो इतना है भी नहीं, बाद में आएगा लोड भी. अभी स्लो स्लो ही जा रहा हूं. बस रोज का काम रोज खत्म करते रहना. बार बार कह रहा हूं, फंसोगे नहीं. एक चीज बताओ, अगर मैं मेरे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मेरे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचना कि एक मटेरियल था जिसमें ये सब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे. अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? वेरी गुड आदित्य. हितांशी गुड. तो जल्दी कोलाइड करेगा. श्रेया क्या बोला आपने? ये जल्दी कोलाइड करेगा. जल्दी कोलाइड करेगा, फास्ट कोलाइड करेगा. अगर कोलाइड जल्दी किया तो क्या सबके आंसर टाइम डिक्रीज हो गया? जो कोलिजन जय यश के साथ 1 सेकंड में कर रहा था, मैंने उसके टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो तो भाग के जाके टकरा गया. तो वो 1 सेकंड से कम में ही जाके टकरा गया क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा थर्मल वेलोसिटी है. तो मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता होगा. तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड. देखो एक चीज याद रखना, इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली रिलेटेड. प्रोपोर्शनल जब कोई चीज होती है तो उसका मीनिंग होता है कि अगर मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया तो वो 2 टाइम्स ही कम होगा. ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास अभी हाल इन दोनों के बीच में, डिराइव ही नहीं. तो मैं प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं, मैं इनवर्सली रिलेटेड बोल रहा हूं. टाउ एंड टेम्परेचर ये इनवर्सली रिलेटेड है. मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है, पर एग्जैक्टली सेम रेशियो में होगा ऐसा मैंने नहीं कहा है, क्योंकि उसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए और वो है ही नहीं डायरेक्टली कोई फॉर्मूला.
सेशन का लास्ट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैंने आपको समझाई उसका डेरिवेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और वो न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा इस चैप्टर में और आगे थ्योरी में। तो चलो उसको डिराइव करते हैं। बड़ा इजी फॉर्मूला है, डिराइव करने में कोई बहुत हाई फाई फिजिक्स मैथ्स कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले बात करता हूं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लगाता तो ऑब्जेक्ट के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी होती, वो थी थर्मल वेलोसिटी। तो पहले इलेक्ट्रॉन की U1, दूसरे की U2 और अप टू n इलेक्ट्रॉन्स, जो अप टिल n इलेक्ट्रॉन्स, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका एवरेज तो वैसे ही 0 निकल के आ रहा था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लगाया और वो फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। वो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, -EE/m। याद आया, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ये मिला। तो अगर मैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहूं तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं ड्रिफ्ट पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहूं v1, तो v1 क्या होगी, u1 प्लस at1। लिख सकता हूं ना ऐसा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो उसने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेन की होगी, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर रहा है, ये उस वेलोसिटी की बात हो रही है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, u2 प्लस at2। nth इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो un प्लस atn। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd तो थी हर एक की वेलोसिटी जो आपको मिली, v1 प्लस v2 अप टू vn, इनका एवरेज निकाल लो, वही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोल दो, हो तो मैं बता दूं। हमेशा क्लास में मैं स्टेप समझाऊंगा, बट अगेन मैं कंसिडरेशन वाले पार्ट, स्टेटमेंट वाले पार्ट हर बार हर डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा। कभी कभी मैं बता देता हूं, जैसे चैप्टर कैपेसिटर वाले मैंने पूरे लिखवाए थे, बट यहाँ पर जैसे नोट्स में सब दिया हुआ है तो मैं मेजर कंसेप्ट की बात करूंगा। तो जो स्टेटमेंट्स बाकी होते हैं वो आपको खुद से लिखने, नोट्स से पढ़ के जब आप डिराइव करके एग्जाम में लिखो। अच्छा ये बताओ v1 का वैल्यू क्या है, तो v1 का वैल्यू है u1 प्लस at1। फिर v2 का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो वो होगा u2 प्लस at2 प्लस un तक जाओ vn तक, तो un प्लस atn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n। एक तो n इसके नीचे लिख दिया, प्लस a सबका एक्सेलरेशन सेम था तो वो तो ऐसे ही रहा, और यहां पर आ गया t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n। मैंने ऊपर n को डिवाइड कर दिया, t को सबको साथ में लिखा, u को सबको साथ में लिखा और a को आगे लिखा। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछ लो।
क्लियर है? अच्छा, पहले वाले टर्म को कुछ बता सकते हो कि इसकी हालत क्या थी? क्या था ये? u1 प्लस u2 प्लस un बाय n, 0। भाई इसका तो एवरेज 0 हो रहा था, प्लस एक्सेलरेशन कितना मिला? माइनस e बाय m। और इस पूरे पार्ट को मैंने क्या बताया था? ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। तो ये क्या हो गया? टाउ। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना निकल के आया? माइनस ई, कैपिटल ई, टाउ बाय m। This is your final formula of drift velocity, minus e tau by m. अगर मैग्नीट्यूड ही लिखना हो सिर्फ, तो माइनस हटा देना। ई टाउ, न्यूमेरिकल में तो हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी होती, तो ये फॉर्मूला ओनली मैग्नीट्यूड, where E is charge of an electron, 1.6 into 10 raised to the power minus 90. E is applied electric field. Tau is relaxation time. M is mass of electron, which is, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास? क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? टाइप करे बिना अनम्यूट करके बता दो। जस्ट सिद्धांशी। 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। और प्रोटॉन का होता है 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg। और चैप्टर 4 में ये बहुत काम आने वाला है, वहां ये भी पता लगेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा हैवी होता है टाइम्स। एक क्वेश्चन में निकालने को भी आएगा रेशियो। अच्छा, क्या मैंने चैप्टर 2 पढ़ाते वक्त ये बताया था कि E का वैल्यू V बाय L भी होता है? डिराइव भी किया था dV बाय dr माइनस dV बाय dr, और न्यूमेरिकल में मैं बोलता था कि भाई हम V बाय L यूज करेंगे। कैपेसिटर के डेरिवेशन में भी यूज किया था। तो यहां पर अगर इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, जो कि काम में आएगा, तो आपको कैपिटल E की जगह क्या लिख देना है? V बाय L। तो ये फॉर्मूला आपका और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाएगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। यहां पे E की जगह V बाय L लिखा है, आप बाजू में लिख के रखना, भूल जाओगे। ये आपका डेरिवेशन वाला पार्ट तो हो जाता है खत्म। किसी को कोई डेरिवेशन रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ लो। दिख रहा है पूरा स्क्रीन? अब सबसे इजी काम, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, अफेक्ट होता है? तो देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, ये चेंज नहीं करवा सकते हो आप, तो उस पे तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये E और M वाला पार्ट तो भूल जाओ। बट अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ाऊं तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर में है। अगर मैं इस फॉर्मूले में फॉर्मूला था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, और इसी को मैंने लिख दिया ई वी तो अगर मैं पोटेंशियल V को बढ़ाता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं लेंथ को कम करूं तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर लेंथ को मैं बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड पोटेंशियल
is directly proportional to drift velocity. समझ में आया ये दो कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे. अगर लेंथ को ट्वाइस कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने टाइम्स कम होगी? तो हाफ हो जाएगी. अगर डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स बढ़ाया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी. इस तरीके से क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए. अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर. मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टाउ कम होगा, और अगर टाउ कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी. तो याद रखिएगा ये रिलेशन भी कि अगर टाउ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. टेम्परेचर कम करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी. तो ये आपको नीचे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोट्स में दिया हुआ है. देखा, पूरा डेरिवेशन नोट्स का देख लो. जितनी चीजें थी मेन वो मैंने करवा दी. सेशन हो जाता है कंप्लीट. अब इसका कहने को एक बेसिक न्यूमेरिकल है, एक जो कॉमन मुझे दिखता है वो मैं करवा देता हूं पहले तो, जो सिर्फ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है और कुछ नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 गुजरात बोर्ड का और 11 इकलौता न्यूमेरिकल सीबीएसई का. तो देख लो पहले डेरिवेशन, फिर मैं वो करवा दूं. नेक्स्ट क्लास में 3.2 करवाऊंगा. ये पूरी कंप्लीट करके रखना. मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी शॉर्ट एग्जांपल्स में मिल जाएंगे. तो कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैं समझा दूंगा. माही क्लियर है आपको? चलो, क्वेश्चन है कि आपको चार्ज दिया हुआ है Q 2t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 10t क्यूब, और बोला है इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट निकालो. तो मैंने आपको बताया था I इज इक्वल होता है dq बाई dt, और इनिशियल करंट का मतलब होता है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0. तो पहले तो मैं चार्ज को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां से मुझे करंट का इक्वेशन मिलेगा. पूरे स्टेप्स दिखा रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट आए तो कि सर हम तो भूल ही गए हैं. मैंने 2t को अलग कर दिया, 6t स्क्वायर को अलग कर दिया और 10t क्यूब को अलग कर दिया. डिफरेंशिएशन का रूल होता था कि जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है अगर अकेला हो तो, सॉरी साथ में हो किसी के तो ये 2 बाहर आ गया और पीछे क्या बचा dt बाई dt, जिसका आंसर होता है 1. 6 बाहर आ गया और t स्क्वायर x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला लगता है nx n माइनस 1. तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और उस पावर में से एक माइनस हो जाता है. 10 बाहर आ गया और t क्यूब का 3t 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 6 इंटू 2 12 t प्लस 30 t स्क्वायर. ये मेरा करंट आया, पीछे यूनिट लिख दिया एम्पियर. करंट एट एनी टाइम t आ गया. तो करंट का इक्वेशन बन गया. किसी को इसमें डाउट है तो पूछो.
2 माइनस 12t प्लस 30t स्क्वायर। पर आपको तो इनिशियल करंट निकालने को बोला है जब टाइम का वैल्यू 0 हो, तो जहां पर भी t है वहां सब जगह 0 कर दो, बचेगा सिर्फ 2। तो आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर। दिस इज योर इनिशियल करंट। क्वेश्चन नंबर 14 जीएससीबी का, और सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर वो हो जाता है 9। इसमें किसी को डाउट है 2 एम्पियर वाले में? नो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 GSCB and question number 9 CBSE. A conductor of length L is connected to a DC source of voltage V. If the conductor is replaced by another conductor of same material and same cross section but length 3 गुना कर दी, तो how will the drift velocity change? तो पहले वाले केस में जब कंडक्टर की लेंथ L थी और उसको एक बैटरी से लगाया गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? ई टाउ बाय एम, पर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखूंगा कि लेंथ चाहिए, तो ई वी टाउ बाय एम एन। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया है। बट अब नई लेंथ एल डैश कितनी कर दी गई है? 3 टाइम्स एल। तो वीडी नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? ई वी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ई वी टाउ बाय एम एल डैश। एल डैश की जगह लिख दिया 3l, तो 1/3 ev tau by ml फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस वाले वैल्यू क्या होगा? vd। तो आपकी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। ओरली बता सकते थे, पर स्टेप्स मैंने बताया सो दैट आपको अगर ज्यादा नंबर में आता है तो आप पूरा बता पाए। 2 मार्क्स में है इसलिए सब स्टेप्स बता दिए। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई में, और क्वेश्चन नंबर 16 का एक पार्ट होगा जीएससीबी का। नहीं मतलब वही है पूरा। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो आप बता दोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर in the opposite direction of external applied electric field. Write its relationship with relaxation time in terms of electric field applied to conductor. तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस V है और कंडक्टर की लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कंडक्टर की लेंथ L है, अगर हम V को कर दे डबल, नई लेंथ को कर दे 2, नई पोटेंशियल को कर दे 2 टाइम्स और नई लेंथ को कर दे L/2, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले मैं इसी की तरह VD की वैल्यू लिख दूंगा EV टाउ बाय ML, ये ओरिजिनल फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1। नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? नया पोटेंशियल, नई लेंथ, नया पोटेंशियल बोला है डबल कर दिया गया है, और नई लेंथ बोली है हाफ कर दी गई है। तो अगर इस 2 को ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 4 EV टाउ बाय ML फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। EV टाउ बाय ML को मैं लिख सकता हूं इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मेरी फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी इस केस में। इजी, इसमें तो कुछ टफ नहीं था।
मैं चाहूंगा आपकी जो सॉल्ड एग्जांपल्स है आप वो पढ़ के रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में 1 मार्कर में आए हुए हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर, वो पढ़ के रखिएगा, ठीक है। सो ये लिख लो, बाकी बेचारे कुछ तो वैसे दम तोड़ चुके थे तो पहले ही बिना बोले लीव कर गए, 2 4 5, आप भी जा सकते हो, बाय बाय। प्लीज रिवाइज करना, तो अगली क्लास में 3.2 करवा लें। आर्य घर पे सेल्फ स्टडी कर, नहीं तो Yes, फंसे। sir. ज्यादा से ज्यादा करने की सेल्फ स्टडी। Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी सर। कुछ सर ये तो न्यूमेरिकल्स है ना सर, तो उसमें से बहुत टाइम मतलब ऐसे होता नहीं है सर तुरंत। नहीं होता ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुझसे भूल तो मैं तेरी क्लास रखवा दूंगा। शैलेश सर से कभी क्लास रखी तूने 1 to 1? नहीं सर मतलब वो जब 1 to 1 तो नहीं, पर सर न्यूमेरिकल्स का सेशन 2.2 और 2.1 रखा था तब ज्वाइन हुआ था सर। क्या समझ आया था? हाँ सर मतलब हुआ तो था तो तब फिर थोड़ा थोड़ा। बाद में अप्रोच क्यों नहीं किया बाकी न्यूमेरिकल के लिए? सर मतलब वो तो करवा दिया था, उसके बाद का 2.5 और 2.6 में थोड़ा बाकी है सर। हाँ तो बोल सर कि सर मुझे ये 2.56 का न्यूमेरिकल सेशन चाहिए। बोल देना सर, लास्ट टाइम मैंने आपसे पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था, तो आप इसको करवा सकते हो। सर Okay. करवा देंगे, तू मांगेगा तो कैसे नहीं करवा। सर ना बोले तो मुझे बोल, यस सर। ठीक है। यस तो सर। मैं सॉल्यूशंस तो अपलोड करवा ही रहा हूँ उनके, वो तो तुझे मिल जाएंगे, बट सर को बोल, सर ले लेंगे तेरा क्लास, ओके सर। ठीक है। यस सर। बोलना, याद से बोलना, बोलना नहीं कि सर मुझे यस प्रैक्टिस चाहिए 2.56 के न्यूमेरिकल का। 5 के फिर भी इजी है, 6 के ले ले पहले, ओके सर। ठीक है। ओके थैंक यू सर। तो चलो बाय बाय एवरीवन।